नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज है 3 अगस्त 2020 और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। और चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोरोना के दौरान किस कार कंपनी ने भारतीय बाजार में साल भर के अंदर 1 लाख कार की बिक्री का जो है रिकॉर्ड पूरा किया है। 1 लाख कार की बिक्री का जो है रिकॉर्ड पूरा किया है। तो मोटर्स इंडिया ने भारतीय बाजार में 1 लाख कार की जो बिक्री का आंकड़ा है वह 11 महीने में पूरा किया है दोस्तों। कोरोना के दौरान मोटर्स इंडिया ने भारतीय बाजार में साल भर के अंदर 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया है। मोटर्स इंडिया ने मात्र 11 महीने में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री करने वाली देश की पहली ऐसी कार कंपनी बन गई जिसने सिर्फ 11 महीने में 1 लाख कार की जो है बिक्री का रिकॉर्ड पूरा किया है। मोटर्स इंडिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इंडस्ट्री जो है ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। इसका जो मेन इंडस्ट्री का जिसका जो मेन प्रोडक्ट है वह कार का ही इसका बिजनेस है, ऑटोमोटिव का। फाउंडर जो इसकी स्थापना हुई है 1995 में इसकी स्थापना हुई है। हेड क्वार्टर है दोस्तों इसका हलोल गुजरात में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। और एक इसका मार्केटिंग ऑफिस है दोस्तों गुड़गांव हरियाणा में। की पीपल जो इसके प्रेसिडेंट एंड एमडी, प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके संजीव गुप्ता। और प्रोडक्ट जो इसका आता है इस सेगमेंट कार्स इंटरनल कंबसन इंजन्स फॉर एक्सपोर्ट ओनली। तो इसका जो मेन है इस कार का सेगमेंट आता है और इंटरनल जो कंबसन होता है मतलब कार का जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसका भी एक्सपोर्ट करता है ये कंपनी, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर है 4000 नंबर एम्प्लॉय की संख्या है। इसका जो जनरल मोटर्स का इसमें 93% जो है इसका शेयर होल्डर है। और सब्सिडरीज जो इसकी कंपनियां चलती है ओपन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और चेवरलोट सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और वेबसाइट जो है इसकी chevrolet.co.in। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर कौन सी बार एफए का कप का खिताब जीता है। तो आर्सेनल एफसी ने चेल्सी एफसी को 2-1 से हराकर एफए का जो है एफए फुटबॉल का जो खिताब है, एफए का खिताब जो है दोस्तों 14वीं बार जीता है। आर्सेनल ने चेल्सी एफसी को 2-1 से हराकर एफए का खिताब 14वीं बार जीता है। तो एफए कप के फाइनल में आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर सबसे ज़्यादा 14 बार एफए कप का खिताब जीत लिया। तो एफए कप का दोस्तों सबसे ज़्यादा जो खिताब है वो आर्सेनल ने जीता है 14 बार, ठीक है। ये पॉइंट जो है याद करने का है। एफए का सबसे ज़्यादा खिताब जो है 14 बार आर्सेनल ने जीता है। और इस बार भी आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हरा करके इस खिताब को 14वीं बार हासिल किया है जो कि रिकॉर्ड है। सारे स्थान पर मैनचेस्टर यूनाइटेड उसने 12 बार एफए। दूसरे स्थान पर जो है दोस्तों वह मैनचेस्टर यूनाइटेड है जिसने एफए का खिताब 12 बार हासिल किया। पहले स्थान पर है आर्सेनल जिसने 14 बार एफए का खिताब जीता। और दूसरे स्थान पर है मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसने एफए का खिताब 12 बार हासिल किया है। आर्सेनल एफसी के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल नाम है आर्सेनल फुटबॉल क्लब, निक नेम है इसका द गुनर्स। फाउंडर जो है आर्सेनल फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई है अक्टूबर 1886 में। इसका जो ग्राउंड एमिरेट्स स्टेडियम ग्राउंड इंग्लैंड लंदन में इसका ग्राउंड एमिरेट्स स्टेडियम लंदन इंग्लैंड में। और कैपेसिटी जो है यहाँ पे ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो 60,704 लोगों की इस ग्राउंड के अंदर कैपेसिटी। ऑनर जो है इस टीम के जो ऑनर है वह है क्रोनकी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। क्रोनक स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इसके ऑनर है। हेड कोच जो इसके हैं माइकल अर्टेटा है। अर्टेटा इसके हेड कोच है। लीग जो है प्रीमियर लीग होता है 2019-20 के सीजन में प्रीमियर लीग 8 ऑफ 2020। और जिसके वेबसाइट है क्लब वेबसाइट और जर्सी होम कलर इसका जर्सी है, जर्सी का कलर होम कलर है। और चेल्सी एफसी के बारे में जान लेते हुए ये भी एक फुटबॉल क्लब है। और मैनेजर जो इसके हैं फ्रैंक लैम्पार्ड इसके मैनेजर है। स्टेडियम जो इसका स्टैमफोर्ड ब्रिज स्टेडियम है। ऑनर जो इसके है रोमन एब्रोमविच इसके ऑनर है, मालिक है। लोकेशन जो इसकी चेल्सी लंदन यूनाइटेड किंगडम है इसका जो है लोकेशन। और निक नेम जो इसका द पेंसर्स इसका निक नेम है।
3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि जो देश में फ्लाइटें उड़ती है उसके जो हेड क्वार्टर उसे बोलते हैं विमानन, उसका जो मतलब हेड क्वार्टर होता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है, तो 31 अगस्त तक विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से कोविड-19 के चलते अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइटें उड़ेगी उसको लेकर के 31 अगस्त तक रोक लगा दी है दोस्तों। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध कार्गो उड़ानों और डीजीसीए से विशेष अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा, और जो डीजीसीए से स्पेशल जो अनुमति उसे मिला हुआ, स्पेशल परमिशन जिस विमान को मिला हुआ उसके लिए लागू नहीं होगा। वह उड़ानें कार्गो उड़ान हो गया, और डीजीसीए से जो विशेष अनुमति प्राप्त उड़ान है उसके लिए लागू नहीं होगा। बाकी जो नॉर्मल विमान है, जो इंटरनेशनल नॉर्मल फ्लाइट्स है जिसके लिए जो कार्गो विमान नहीं और साथ ही उसे डीजीसीए से भी परमिशन नहीं मिली हो, तो ऐसे विमान को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब डीजीसीए के बारे में जान लेते हैं। डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है नागर विमानन महानिदेशालय भारत, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों हेड क्वार्टर नई दिल्ली इंडिया में। उत्तरदायी मंत्री जो है इसके मंत्री जो है अजीत सिंह, नागर विमानन मंत्रालय के मंत्री है दोस्तों अजीत सिंह, और इसका जो सरकारी कार्यपालक है ईके भारत भूषण। नागर विमानन महानिदेशक जो है इसके ईके भारत भूषण इसके महानिदेशक, और चाइल्ड संस्था जो इसकी भारतीय विमान पतन प्राधिकरण एयर इंडिया पवन हंस। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है, तो कोविड-19 को लेकर के दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से संजीवन ऐप को लॉन्च किया गया है। तो बिहार सरकार की तरफ से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार ने हाल ही में कोरोना संक्रमण कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो इस ऐप में जिसका नाम है संजीवन ऐप, उसमें स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की तरफ से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नया एंड्रॉयड ऐप जिसका नाम है संजीवनी ऐप जिसको लॉन्च किया है, जिससे कोरोना की जांच व इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां आसानी से मोबाइल पर ही मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसका निर्माण गैर सरकारी संस्था जिसका नाम है केयर इंडिया के सहयोग से किया। जो इसका निर्माण है वह गैर सरकारी यानी प्राइवेट संस्था जिसका नाम है केयर इंडिया उसकी सहयोग से किया गया है। इसे तत्काल स्वास्थ्य विभाग बिहार और राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे तत्काल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते दोस्तों। इसे अभी आपको डाउनलोड करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और बिहार और राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। विभाग के आधिकारिक जो सूत्र है उसके अनुसार इसे 3 दिन बाद गूगल प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड किया जा सकेगा। अगर इसे अभी आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है संजीवन ऐप, तो इसे आप तत्काल में स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और 3 दिन के बाद जो है इसे गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। विभाग के जो आधिकारिक सूत्र है उसने इसे आपको डाउनलोड करने के बाद यह मोबाइल इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति के आसपास स्थित सभी सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। साथ ही मोबाइल धारक के घर से उन जांच केंद्रों या अस्पताल या कोविड केयर सेंटर की दूरी कितनी है इसकी भी जानकारी यह ऐप देगा। तो यह ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कोविड-19 के जो टेस्ट हो रहे हैं वो आपके आसपास कितने किलोमीटर के अंदर हो रहे हैं। साथ ही यह किस कोविड अस्पताल या सेंटर में कितने बेड है, उसमें कितने खाली है, सभी जानकारी मिल जाएगा। और उस अस्पताल के अंदर कितने कोविड सेंटर को लेकर के कितने बेड बनाए गए हैं और कितने बेड उसमें अभी वर्तमान में खाली है, सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस ऐप को जो है जिला कंट्रोल रूम से भी आप इस ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया ऐप बनाया गया बिहार सरकार की तरफ से। 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 अगस्त यानी कि आज के दिन पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 3 अगस्त को प्रति वर्ष पूरे भारत में जो है हार्ट ट्रांसप्लांट डे मनाया जाता है, यानी कि हृदय प्रत्यारोपण दिवस जिसको बोलते हैं हार्ट प्लांट डे मनाया जाता है। तो 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1994 में पहला हृदय प्रत्यारोपण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन जो वेणुगोपाल ने किया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन डे मनाया जाता है। लेकिन इसकी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1994 में सबसे पहले हार्ट प्लांटेशन डे की शुरुआत की गई थी।
और इसका जो शुरुआत हुआ था हृदय प्रत्यारोपण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो दिल्ली में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है उसमें सबसे पहले 1994 ईस्वी में हृदय प्रत्यारोपण दिवस की शुरुआत की गई थी। और इसके जो सर्जन थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी उनका नाम था पी वेणुगोपाल। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले 1994 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और इसको दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में किया गया था। साथ ही इसके जो सर्जन है पी वेणुगोपाल के द्वारा इसे किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किसका नया निजी सचिव नियुक्त किया गया? तो नरेंद्र मोदी, जो कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री, उनको जो है उनका नया निजी सचिव जो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव जो है बनाया गया है। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे। इससे पहले जो है नरेंद्र मोदी के जो निजी सचिव थे वो राजीव टोपनो थे, उनकी जगह अब जो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह उनकी स्थान लेंगे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो है दोस्तों वो एक IAS ऑफिसर हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया? तो बिहार सरकार की तरफ से जो दोस्तों 31 अगस्त तक लॉकडाउन को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, सभा सभी पर रोक रहेगी। तो इस लॉकडाउन में जो है स्ट्रिक्ट रूप से इसे 31 अगस्त तक बिहार में लगाया गया है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और खेल से संबंधित मनोरंजन हो गया, शैक्षणिक जितने भी पढ़ाई लिखाई के कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य हो गए, सभा इत्यादि सभी पर जो है रोक लगा दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस टीम के गेंदबाज एलिस्टर ने महज 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से जो है संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलियन टीम के जो है गेंदबाज थे एलिस्टर, जिन्होंने महज 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जो बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के गेंदबाज एलिस्टर ने महज 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। करीब 11 साल पहले मैकडर्मोट ने उनका जो पूरा नाम है मैकडर्मोट एलिस्टर है। ठीक है दोस्तों, मैकडर्मोट एलिस्टर, उन्होंने आज से 11 साल पहले 2009 में महज 18 साल की उम्र में उन्होंने प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की थी और अभी 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी? तो हाल ही में कुवैत की तरफ से जो है 31 देशों से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में कुवैत ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगाने की घोषणा की है। साथ ही इजराइल में यरूशलेम के मंत्री की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इजराइल के जो राजधानी है यरूशलेम, वहाँ के जो मंत्री हैं उनकी टेस्ट रिपोर्ट जो कोविड-19 की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। कुवैत द्वारा ईरान, चीन, लेबनान, स्पेन, सिंगापुर, मिस्र और श्रीलंका जैसे देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई। तो कुवैत द्वारा जो है ईरान देश, चाइना, लेबनान, स्पेन, सिंगापुर, मिस्र और श्रीलंका जैसे देशों की जो फ्लाइट्स आती थी उसको लेकर के कुवैत ने उसे बंद कर दिया है। कुवैत के बारे में जान ले, कुवैत का जो राजधानी है कुवैत सिटी है और शहर भी कुवैत सिटी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है चलती है अरेबिक है। इथेनिक ग्रुप से जो है एशियन, कुवैती, अरब्स, अफ्रीकन, यूरोपियन और अदर ग्रुप्स भी यहाँ पे चलती है। रिलीजन जो यहाँ का इस्लाम, यहाँ पे मेनली 2 धर्म चलता है। एक है इस्लाम जो कि यहाँ की ऑफिशियल रिलीजन, जो यहाँ के मेन जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम धर्म यहाँ पे चलता है। और उसके बाद क्रिश्चियन भी 18.17% और बाकी 7.47% जो है अदर रिलीजन भी, अदर धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। और यहाँ के जो डेमोनिज्म है वह कुवैती है। प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ के है साहब खालिद अल साहब, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है साहब खालिद अल साहब। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली जो है मौजिक अली अल गहमीन और नेशनल असेंबली इसके लेजिस्लेचर हैं। और इस्टेब्लिशमेंट जो इसकी स्थापना हुई 1752 में, ये जो आज़ाद हुआ था 1752 में। एंग्लो ओटमन कन्वेंशन जो हुआ था 1913 में हुआ था। टोटल एरिया जो यहाँ का 17,818 वर्ग किलोमीटर और वाटर की जो यहाँ परसेंटेज है वह 9 के बराबर है, नेलिजिबल है। और 10 और आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सेना ने सरकार से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है? तो नेपाल जो देश है वहाँ की सेना ने नेपाल सरकार से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, जितने भी बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मंजूरी मांगी है। तो नेपाल की सेना की तरफ से यह जो है किया गया है।
नेपाल की सेना ने सरकार से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने की मंजूरी मांगी। साथ ही नेपाली फौज ने मौजूदा आर्मी एक्ट में बदलाव का मसौदा भी सरकार को सौंपा। तो इसके साथ ही नेपाली फौज की तरफ से जो है आर्मी एक्ट, जितने भी आर्मी एक्ट उसमें बदलाव, उसमें चेंजेस को लेकर भी सरकार को जो है मसौदा सौंपा गया है। नेपाल के बारे में विस्तृत से जान लेते हैं, पूरा डिटेल जान लेते हैं नेपाल के बारे में। जिसकी राजधानी है काठमांडू है। लार्जेस्ट सिटी जो है का सबसे बड़ा शहर है वो काठमांडू ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ चलती है नेपाली चलती है। रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लैंग्वेज ऑल मदर टंग भी यहाँ पे चलती है। जो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है वो नेपाली है और उसके अलावा और भी लैंग्वेज यहाँ पे साथ ही साथ हिंदी भी यहाँ पे चलती है। इतने ग्रुप जो यहाँ पे क्षेत्रीय है, बाहुन है, मगरा, सबका देख सकती है, सारे के सारे ग्रुप है। सभी के सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रुप है 16.6% में, और बाकी ग्रुप भी यहाँ पे चलते हैं। रिलीजन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के रिलीजन के बारे में दोस्तों, रिलीजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो नेपाल के अंदर रिलीजन चलता है वो हिंदू धर्म का रिलीजन है यहाँ पे 81.3%। उसके बाद बुद्धिज़्म 9.9%, इस्लाम यहाँ पे बहुत कम 4.4%, किरेंट यहाँ पे 3.1%, क्रिश्चियन 1.4%, प्रकृति यहाँ पे 0.5%, अदर रिलीजन जो यहाँ पे है 0.3%। और यहाँ की जो डेमोनिज्म है वो नेपाली है, नेपलीज है। गवर्नमेंट जो यहाँ के फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक गवर्नमेंट यहाँ की है। प्रेसिडेंट यहाँ के जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी यहाँ के विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है खड्गा प्रसाद शर्मा ओली, जिनका शॉर्ट नेम है KP शर्मा ओली। खड्गा प्रसाद शर्मा ओली यानी कि KP शर्मा ओली यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर है। हाउस स्पीकर जो यहाँ के हैं अग्नि प्रसाद सबकोटा यहाँ के हाउस स्पीकर है। चीफ जस्टिस जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है वह चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा। और लेजिस्लेचर जो यहाँ के है फेडरल पार्लियामेंट, अपर हाउस यहाँ की नेशनल असेंबली, लोअर हाउस यहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ की जो लोअर हाउस है। फॉर्मेशन स्थापना के बारे में जान लेते हैं। जो इसकी किंगडम है वो 1768, फेडरल रिपब्लिक 28 मई 2008। और करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि अभी वर्तमान में जो संविधान है उसकी स्थापना 20 सितंबर 2015 को करंट कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई। एरिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। टोटल जो यहाँ का एरिया है 1,47,516 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो वाटर की जो परसेंटेज है वह 2.8%, यानी कि बहुत ही कम वाटर की जो यहाँ पे परसेंटेज है। तो आज के लिए दोस्त, और यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पॉपुलेशन यहाँ 2018 के एस्टीमेट के अनुसार यहाँ की जो पॉपुलेशन है 2,80,95,714 यहाँ की पॉपुलेशन है। और डेंसिटी जो यहाँ की 180 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जो है डेंसिटी है। और GDP है 2019 के अनुसार GDP भी इसकी बहुत ही कम GDP है नेपाल की। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरे वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।